हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 हिंदी मीडियम के थ्रू, और मैं कवर करा रहा हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स एग्जाम्स। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज बात करेंगे 26 और 27 जून 2022 के रिगार्डिंग। 1 जून से मैंने ये सीरीज शुरू की है, तो पीछे की 1 से लेके 25 जून तक के वीडियो आपको प्रीलिम्स फैक्ट्स वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उन्हें ज़रूर देखिए। तो ये सारे पॉइंट्स आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। और कुछ अभ्यास प्रश्न भी मैं पूछूंगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो प्रीलिम्स के लिए तथ्य क्या क्या देखेंगे हम लोग, ये सब जो चर्चा में है। ज्योतिर्गमय। दूसरा है कि 6 साल या उससे अधिक के अपराधों के लिए की जाने वाली फॉरेंसिक जांच आवश्यक है। तीसरा हम लोग बात करेंगे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट योजना के लिए साझेदारी। चौथा रहेगा पर्यावरण डीएनए के बारे में। पांचवा देखेंगे हम लोग BIS EV बैटरी के लिए प्रदर्शन मानक तैयार करता है, ये समझेंगे। ये सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा DST IISC ऊर्जा भंडार मंच क्या है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, हरमेटे, वायु गुणवत्ता, सन स्पॉट, उदयपुर के पक्षी गांव को आर्द्रभूमि घोषित किया जाना तय, इसको समझेंगे। केरल में पक्षियों की लाल सूची और टेक्सटाइल पार्क। ये टोटल 13 पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे 26 और 27 जून 2022 के रिगार्डिंग द हिंदू न्यूज़पेपर से। कुछ अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं, उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा कि किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि DM और SDM हर जिले के JJ एक्ट के तहत विभिन्न एजेंसियों के कामकाज की निगरानी करेंगे। दूसरा है कोर्ट की जगह अब जिला अधिकारी अडॉप्शन ऑर्डर जारी करेंगे। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? आपको इसे पढ़ना होगा, यहाँ से सवाल आ जाएगा किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? आपके लिए ऑप्शन ऐसा रहेगा कि केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों नहीं। चलिए अब सारे पॉइंट्स अपने देखते हैं प्रीलिम्स वाले। प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य। ज्योतिर्गमय क्या है ये? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विश्व संगीत दिवस 21 जून के अवसर पर संगीत नाटक अकादमी ज्योतिर्गमय प्रस्तुत कर रही है। देश भर के दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक ये उत्सव है ज्योतिर्गमय। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक उत्सव, जिसमें सड़क पर प्रदर्शन करने वाले, ट्रेन में मनोरंजन करने वाले, मंदिरों आदि से जुड़े कलाकार हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों को गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार के पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी का 75 साल पूरे हुए। तो इस पर एक आपका ब्रीफ नोट्स तो जरूर होना चाहिए। फिर आगे बात करेंगे क्या है ये, 6 साल या उससे अधिक के अपराधों की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। तो सरकार उन सभी मामलों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है जहां अपराध में 6 साल या उससे अधिक की सजा हो। गॉट इट? अ डे इन द लाइफ ऑफ अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, ये एक सीन है ऐसा। इसी में क्या है ये फॉरेंसिक जांच? तो यह तथ्यों या सबूतों को स्थापित करने के लिए विज्ञान का उपयोग करने का कार्य है, जिसका उपयोग अपराध आधारित परीक्षण या कार्यवाही के लिए किया जाना है। अब इसकी क्या ज़रूरत है? तो गृह मंत्रालय ने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के माध्यम से प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय और एक स्वतंत्र फॉरेंसिक विज्ञान निदेशालय की स्थापना का आह्वान किया है। गृह मंत्रालय ने, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट योजना के लिए साझेदारी। तो प्रेसिडेंट बाइडेन और G7 लीडर्स ने औपचारिक रूप से ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के लिए साझेदारी की शुरुआत की है। यह चीन की बेल्ट एंड रोड योजना के प्रतिवाद के रूप में देखे जाने वाले कदम में विकासशील दुनिया के लिए $600 बिलियन का फंड जुटाने की योजना है। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। यह पहल जलवायु परिवर्तन से निपटने, वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार, लैंगिक समानता हासिल करने और डिजिटल बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए तैयार की जाएगी। आधारभूत संरचना योजना का पहली बार ब्रिटेन में 2021 G7 शिखर सम्मेलन अनावरण में किया गया था। उस समय बिल्ड
बैक वेटर वर्ल्ड कहा जाता था। यूएस संचालित योजना प्रगति की कमी से लड़खड़ा गई और 2022 के शिखर सम्मेलन में पुनर्जीवित होने से पहले परियोजना का नाम बदलकर PGII कर दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये क्या है, पर्यावरण DNA। तो चाय और सूखे जड़ी बूटियों के नमूने पर अकशेरुकी जीवों के 1200 से अधिक प्रजातियों का DNA पाया गया। पर्यावरण DNA जीव DNA है जो पर्यावरण में पाया जा सकता है। पर्यावरणीय DNA जीवों त्वचा, मल आदि के माध्यम से मतलब इनके द्वारा जलीय स्थलीय वातावरण में छोड़े गए सेलुलर सामग्री से उत्पन्न होता है, जिसे नए आणविक तरीकों का उपयोग करके नमूना और निगरानी की जा सकती है। नेक्स्ट है, ये भी चर्चा में है कि BIS EV बैटरी के लिए प्रदर्शन मानक सूचकांक तैयार किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए लिथियम आयन ट्रैक्शन बैटरी पैक और सिस्टम के लिए परीक्षण विनिर्देश प्रकाशित किया है। इन बैटरी पैक सिस्टम के लिए मानक IS ये है, देख सकते हैं आप, इसके अनुरूप है। मानक में बैटरी पैक और सिस्टम के लिए उच्च शक्ति, उच्च ऊर्जा अनुप्रयोग के लिए प्रदर्शन, विश्वसनीयता, विद्युत कार्यक्षमता, बुनियादी विशेषताओं के लिए परीक्षण प्रक्रिया शामिल है। ली आयन बैटरियों ने उनकी उच्च शक्ति से भार अनुपात, उच्च ऊर्जा दक्षता व कम स्वनिर्वहन आदि के कारण सबसे अधिक मनपसंद किया जाता है। DRDO जांच की बात करें तो इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन में आग लगाने की घटनाओं की जांच करते समय इन बैटरियों में गंभीर खामियां पाई, मुख्य रूप से लागत में कटौती के लिए कंपनियों के द्वारा उपयोग की जाने वाली निम्न श्रेणी की सामग्री के कारण। अभी क्या है, BIS माल के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय BIS अधिनियम 1986 के तहत, यह BIS अधिनियम 2016 के तहत भारत का एक राष्ट्रीय मानक निकाय बन गया है। इसमें प्रमाणन मतलब इसका सर्टिफिकेट, हॉलमार्किंग जैसे कि सोने का आभूषण होता है, इको मार्क जैसे पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद, अनिवार्य पंजीकरण, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए और प्रयोगशाला सेवाएं शामिल हैं। नेक्स्ट आगे बात करेंगे DST IISc ऊर्जा भंडारण मंच। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने पाया है कि टंगस्टन जैसी नैनोस्कोपिक दुर्दम्य धातु की परतें इन बैटरियों के प्रदर्शन में सुधार कर सकती हैं, जो विद्युत गतिशीलता जैसे उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी में फास्ट डिस्चार्ज दरों को सक्षम करेगा। इस प्रोसेस के थ्रू आप समझ सकते हैं इसे। पारंपरिक ली आयन बैटरी एक ग्रेफाइट एनोड, एक तरल इलेक्ट्रोलाइट और एक संक्रमण धातु कैथोड का उपयोग करती है। हालांकि तरल इलेक्ट्रोलाइट्स ज्वलनशील होते हैं और उच्च तापमान पर खराब हो जाते हैं, जिससे खराब बैटरी जीवन होता है और चरम मामलों की बैटरी में आग लग जाती है। तरल इलेक्ट्रोलाइट को एक सिरेमिक ठोस इलेक्ट्रोलाइट के साथ बदलने से सुरक्षित ली आयन बैटरी सक्षम हो सकती है, जो एक बार चार्ज करने पर भी अधिक समय तक चलती है और अंजीरह पारंपरिक ली आयन बैटरी काम कर रही है। तो इसको आप देख लेना, अपनी लैंग्वेज में इसको समझ लेना। फिर एक ये चर्चा में था रेडियो एक्सेस नेटवर्क। तो CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स गैलोर नेटवर्क्स के सहयोग से एंड टू एंड 5G RAN उत्पाद विकसित करेगा। यह एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। एक रेडियो एक्सेस नेटवर्क एक वायरलेस दूरसंचार प्रणाली का एक प्रमुख घटक है, जो एक रेडियो लिंक के माध्यम से व्यक्तिगत उपकरणों जैसे सेल, फोन और कंप्यूटर को नेटवर्क के अन्य भागों से जोड़ता है। इसको समझते हैं क्या है, एकांतवासी। तो हर्मिट जो है नया स्पाईवेयर है, जिसमें एंड्रॉयड और iOS दोनों उपकरणों को प्रभावित करने की क्षमता है। स्पाईवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में प्रवेश करता है, डिवाइस और उपयोगकर्ता से डेटा एकत्र करता है और उनकी सहमति के बिना इसे तीसरे पक्ष को भेजता है। हवा की गुणवत्ता। भारत का राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता संसाधन ढांचा यह भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के मुद्दों को हल करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्णय लेने वालों की मदद करेगा। तो क्या ये विकसित है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के समर्थन से राष्ट्रीय उन्नत संस्थान बेंगलुरु के द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। यह 2020 में NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय है। अभी विश्व का सबसे दूषित
शहरों की लिस्ट आई है, उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। ये क्या है? तो झाई, पृथ्वी के सामने सीधा खड़ा एक विशाल सनस्पॉट पृथ्वी के आकार का दोगुना हो गया है और इसकी चौड़ाई केवल 24 घंटों में दोगुनी हो गई है। ये चर्चा में था। सनस्पॉट ऐसे क्षेत्र जो सूर्य की सतह पर काले दिखाई देते हैं। वे काले दिखाई देते हैं क्योंकि वे सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में ठंडे होते हैं। तो सोलर फ्लेयर्स ऊर्जा का एक अचानक विस्फोट है जो सन स्पॉट के पास चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के उलझने, क्रॉसिंग और पुनर्गठित होने के कारण होता है। नेक्स्ट, ये चर्चा में था, उदयपुर के वर्ल्ड विलेज को वेटलैंड घोषित किया जाना था। अच्छा, अभी टोटल कितने हैं रामसर साइट्स इंडिया में? कमेंट सेक्शन में बताना। समुदाय द्वारा संचालित संरक्षण प्रयासों के बाद पक्षी गांव के रूप में मान्यता प्राप्त उदयपुर जिले में मेनार को राजस्थान की नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय है। इससे मेवाड़ क्षेत्र के इस ग्रामीण क्षेत्र को रामसर स्थल का दर्जा मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। वर्तमान में राजस्थान में रामसर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त 2 आर्द्रभूमि हैं, भरतपुर जिले में केवलादेव घाना और जयपुर जिले में सांभर साल्ट लेक। इसकी बात करते हैं। केरल में पक्षियों की लाल सूची क्या है? रेड लिस्ट। तो केरल में जल्द ही पक्षियों की अपनी लाल सूची होगी। केरल कृषि विश्वविद्यालय और बर्ड काउंट इंडिया के नेतृत्व में केरल बर्ड मॉनिटरिंग कलेक्टिव क्षेत्रीय रेड लिस्ट मूल्यांकन करेगा। एक बार यह तैयार हो जाने के बाद केरल के पक्षियों की क्षेत्र विशिष्ट लाल सूची वाला पहला राज्य होगा। आईयूसीएन सूची के मुद्दे, तो वैश्विक मूल्यांकन की सीमाएं हैं, क्योंकि यह एक वैश्विक संदर्भ में तैयार की गई प्रक्रिया है। वैश्विक स्तर पर सामान्य रूप से देखी जाने वाली प्रजातियां क्षेत्रीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजाति हो सकती हैं। वैश्विक आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार केरल में पक्षियों की 64 संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। उसमें लाल सिर वाले गिद्ध, सफ़ेद दुम वाले गिद्ध गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। स्टेपी ईगल, वाणासुर चिलपन और नीलगिरी चिलपन लुप्त प्राय हैं और 11 प्रजातियां कमजोर हैं। 1964 में स्थापित इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज जैविक प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति की दुनिया की सबसे व्यापक सूची है। लाल सूची तैयार करने के लिए आईयूसीएन दिशा निर्देशों में 5 मुख्य मानदंड हैं। क्या हैं ये 5? तो 10 वर्षों या 3 पीढ़ियों में मापी गई जनसंख्या के आधार में कमी, घटना की सीमा या अधिभोग के क्षेत्र के आधार पर भौगोलिक सीमा, छोटी आबादी का आकार और गिरावट, बहुत छोटी या प्रतिबंधित आबादी, जंगल में विलुप्त होने की संभावना। ये 5 उसके मापदंड हैं। ये भी बड़ी चर्चा में है। टेक्सटाइल पार्क, केंद्र सरकार नौकरियों के सृजन और उच्च कपड़ा निर्यात का समर्थन करने के लिए तिरुपुर की तर्ज पर देश भर में 75 टेक्सटाइल हब बनाना चाहती है। इसको आप पढ़ना पूरा ये वीडियो को रोक करके। तो क्या है ये? तिरुपुर मामला 2021-22 में तिरुपुर का परिधान निर्यात 30,000 करोड़ था। तिरुपुर में कपड़ा उद्योग ने 6 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 4 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया। साथ ही इन श्रमिकों में लगभग 70% महिलाएं और हाशिए के वर्गों के लोग थे। तो भारत की स्थिति की बात करें तो देश में कपड़ा मूल्य श्रृंखला में लगभग 4 करोड़ लोग कार्यरत हैं। अध्ययन के अनुसार कृषि के बाद कपड़ा वस्त्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है। भारत परिधान घरेलू तकनीकी उत्पादों को दुनिया का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। मतलब भारत में अगर रोजगार कोई देता है तो एक कृषि और दूसरे नंबर पे कपड़ा उद्योग है। इसको समझेंगे आगे। पीएम मित्रा, तो सरकार 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपैरल पार्क स्थापित करेगी। मित्रा पार्क का उद्देश्य कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक की संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर एकत्रित करना है। देखिए, ये जो मैंने सीरीज शुरू की है ना, इसका जो अगर मैं एम की बात करूँ तो एक तो ये है कि मेरे को पता है कि आप सभी लोग सीरियस एस्पिरेंट हो। आप सभी लोग हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो यूपीएससी का, चाहे आप 2023 में एग्जाम दो, चाहे 2024 में दो। तो द हिंदू न्यूज़पेपर, जो मेरे को पता है कि आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो वहाँ से आपको क्या चीज़ें प्रीलिम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको मैं कवर करता हूँ इस वीडियो के थ्रू। और इसको 1 जून 2022 में से मैंने शुरू किया और आज करते करते हम लोग 26-27 जून पे आ गए हैं। ऐसे ही ओवरऑल
अब तक के डेट को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस अब देखते हैं जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार करें जो सरकार कर सकती है। ये यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन है। पहला है कि घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, निर्यात सब्सिडी में कमी। तीसरा है कि उपयुक्त नीतियों को अपनाना जो वित्तीय संस्थाओं से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अधिक निधि आकर्षित करती है। उपरोक्त में से कौन सी कार्य चालू खाता घाटे को कम करने में मदद कर सकता है? ध्यान से क्वेश्चन देख लिया ना। अब आपके पास ऑप्शन रहेगा ऐसे, यह है आपके पास ऑप्शन। उपरोक्त में से कौन सी कार्य चालू घाटे को कम कर सकती है? 1 और 2, 2 और 3, केवल 3, 1, 3। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। तो फिलहाल जो है इस यूपीएससी मिशन 2023 हिंदी मीडियम के थ्रू आज हमने देखा 26 और 27 जून 2022 के रिगार्डिंग द हिंदू से सारे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के फैक्ट्स। देख लेना आपके नोट्स में ये सारे शामिल हैं या नहीं, दोबारा इसको रिवीजन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और पीछे के सभी वीडियो को जरूर देखिए जो 1 से लेकर 25 जून तक को मैंने कवर कर रखा है। और जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उसका भी आंसर करने की कोशिश करिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर watching this video।